हम पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट क्लास 10th अध्याय 3 अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। इस चैप्टर के बारे में हमने काफ़ी हद तक जो है कंप्लीट कर चुके थे। हमने आंग्ल मैसूर युद्ध किया, मराठा युद्ध के बारे में पढ़ा, हमने पंजाब के साथ में जो अंग्रेजों का संघर्ष था उसके बारे में पढ़ा और किस प्रकार से सिख धर्म का संघर्ष और पंजाब का अंग्रेजी राज्य में किस प्रकार का विलय था इसके बारे में पढ़ा। 1857 का स्वतंत्र संघर्ष जो है किस प्रकार का था उसके विषय में भी हमने पढ़ा। इसके बाद में हमने महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए उसके बारे में पढ़ा, जो बंगाल में और पूरे भारत में जो जनजातीय विद्रोह हुए उसके बारे में भी हमने पढ़ा। और आज की जो क्लास रहती है हमारी, आज की क्लास में जो है हम बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन किस प्रकार के हुए और किसान आंदोलन के बारे में जो है आज कहाँ कहाँ पर किसानों के आंदोलन किस प्रकार का रूप लिए हुए थे उसके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे आज से। देखिए, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन हमने पिछली क्लास में हमने महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे और किन किन क्रांतिकारियों के द्वारा कौन कौन से और किस प्रकार से कार्य किया गया था उसके बारे में हमने जानकारी ली और पढ़ा। अब बंगाल में जो है, बंगाल में किस प्रकार का कार्य हो रहा है, बंगाल में किस प्रकार का क्रांतिकारी रूप लिए जा रहा है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले जो है आपको जो मैं समझाना चाह रही हूँ उसको आपको पहले एक बार सुनना है, फिर बाद में जो है हम किताब को पढ़ना जो है शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं बोलती हूँ उसको आपको सुनना है। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। तो बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के विषय में सबसे पहला जो नाम इम्पोर्टेंट रहता है आपका पी मिश्रा। आपको सुनना है अभी सिर्फ। पी मिश्रा जो थे, पी मिश्रा ने एक क्रांतिकारी आंदोलन में बंगाल में पी मिश्रा का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। पी मिश्रा जो है आपको नाम याद रहना चाहिए। जब हम बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की बात करते हैं तब पी मिश्रा का इम्पोर्टेंस रहता है। पी मिश्रा इम्पोर्टेंट क्यों रहते हैं? उन्होंने क्रांतिकारियों के लिए एक संगठन स्थापित किया, एक संगठन बनाया क्रांतिकारियों के लिए और उस संगठन का नाम उन्होंने रखा अनुशीलन समिति। क्या नाम रखा उन्होंने? अनुशीलन समिति जो है उन्होंने एक इसका जो है क्रांतिकारी संगठन का नाम रखा। ठीक है, अब ये अनुशीलन समिति जो थी क्रांतिकारी संगठन के लिए, तो ये कार्य क्या करती थी, किस उद्देश्य के लिए इसको बनाया गया, क्या कारण रहे जो पी मिश्रा द्वारा जो है अनुशीलन समिति को बनाया गया। ठीक है, तो अनुशीलन समिति इसलिए बनाया गया कि जो भी जिन जिन व्यक्तियों में क्रांतिकारी भावना जागती थी कि भाई हमें भी हमारे देश के लिए कुछ करना है, ठीक है, हमें हमारे देश को आज़ाद करवाना है, तो बंगाल में जब इस प्रकार के क्रांतिकारी विचारधारा वाले लोग पनपे, व्यक्ति जो आए सामने, तो वह क्या करते थे, उनको एक जगह इकट्ठा किया जाता था। कहाँ पर, किस जगह पर? एक अनुशीलन समिति ही बना दी गई थी बंगाल में पी मिश्रा के द्वारा, जहाँ पर ये लोग एक जगह इकट्ठा होते थे और इकट्ठा होकर एक विचारधारा अपनाई जाती थी उनके द्वारा कि किस प्रकार से जो है वह इस आंदोलन को सफल बनाए और जो है अपने देश के लिए जो है कार्य कर सके। ठीक है, अब बात ये आती है कि अनुशीलन समिति का गठन कब कैसे किया गया। तो ये जो है हमने पिछली क्लास में बंगाल विभाजन पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। बंगाल विभाजन हुआ था आपका 1905 में। ठीक है, तो जब बंगाल विभाजन हुआ तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी जो इंसान जहाँ पे रह रहा होता है, अगर उस क्षेत्र का बंटवारा कर दिया जाए, उसके दो टुकड़े कर दिए जाए, उसको विभाजित कर दिया जाए और उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, तो वहाँ की जनता क्या होगी? विद्रोही होगी। वहाँ की जनता का उस अंग्रेजी प्रशासन के खिलाफ जो है अंदर जो है एक आग लगेगी। उनको जो है गुस्सा आएगा कि उनके क्षेत्र में एक बाहर के लोग आकर उनके क्षेत्र में हस्तक्षेप करते हैं और हस्तक्षेप भी इस प्रकार का करते हैं कि उनके स्टेट का जो है विभाजन कर देते हैं। ठीक है, तो जब इस प्रकार का विद्रोह होता है तो इसके बाद में जो है ये चीज़ जो है क्रांतिकारी भावना में जागती है बंगाल विभाजन के बाद में। ठीक है, तो इसके बाद में जो है ये अनुशीलन समिति आती है और लोग उसे क्रांतिकारी इस संगठन में जुड़ना स्टार्ट करते हैं। अब ये हमें पता चल गया कि क्या कारण था इस समिति के बनने का और किसके द्वारा जो है ये समिति बनी। इसके बाद में जब हम देखते हैं कि ये किस उद्देश्य से बनाई गई, तो हमने उस बात में सीख लिया था, अभी बता दिया था मैंने कि बंगाल विभाजन के बाद में जब लोगों में इस तरह की चीज़ें होगी तो जाहिर सी बात है कि उनमें जो है विभाजन के बाद में जो है उनमें द्वेष जो जागेगा, रोष भी आएगा उनमें। तो उनका सिर्फ बाद में एक ही लक्ष्य रह गया था, स्वराज्य की प्राप्ति। क्या रह गया था? स्वराज्य की प्राप्ति। ये जो स्वराज्य शब्द है, ये स्वराज्य शब्द के बारे में हम आगे बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। ये स्वराज्य शब्द कहाँ से आया, किसने बनाया? ये स्वराज्य शब्द जो है हमारे बाल गंगाधर तिलक की देन है। ठीक है, तो ये स्वराज्य शब्द जो है वहीं से आया है, अपने हमारे बाल गंगाधर तिलक से।
ठीक है। तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो स्वराज्य शब्द दिया गया था, ये स्वराज्य शब्द का क्या अर्थ होता है? स्वराज्य शब्द का अर्थ ये होता है कि हमें हमारा स्वराज्य चाहिए, हमें हमारा राज्य चाहिए जहाँ पर हमारा अधिकार हो, किसी बाहरी अंग्रेजी शासन का नहीं उस पर अधिकार हो। ठीक है। तो इस स्वराज्य की प्राप्ति, अपने स्वयं के राज्य की जो प्राप्ति है उसको प्राप्त करने के लिए जो है इस प्रकार की प्रक्रियाएं हुई बंगाल में। क्योंकि देखो, हम यहाँ पे अनुशीलन समिति पूरे एक राष्ट्र को नहीं कर रही है इंगित, क्योंकि सिर्फ बंगाल में बनाई गई है, जहाँ पर इस समिति में कौन से लोग जुड़ रहे हैं? सिर्फ बंगाल के लोग जुड़ रहे हैं। कौन से लोग जुड़ रहे हैं? सिर्फ बंगाल के जो लोग जुड़ रहे हैं, और बंगाल में हो रहा है। और वहाँ पर बंगाल में इस आंदोलन का क्या कारण रहा था? बंगाल विभाजन के बाद का जो इनमें द्वेष रहता है, उसके बाद में उनका उद्देश्य क्या रहता है? स्वराज्य की प्राप्ति। ठीक है। अब हमने ये तो समझ लिया कि समिति बन रही है बंगाल में, क्या कारण रहते हैं, क्या उद्देश्य रहते हैं। इसके अलावा ऐसे कौन कौन सी चीज़ें रही या कौन कौन सी ऐसे लोग रहे जिनके द्वारा जो है आगे इन कार्यों को और जो है आगे बढ़ाया गया? तो वारिंद्र कुमार घोष कौन थे? वारिंद्र कुमार घोष। वारिंद्र कुमार घोष के द्वारा एक पुस्तक जो है लिखी गई, उस पुस्तक का नाम था भवानी मंदिर। क्या नाम था उसका? भवानी मंदिर। ठीक है। तो इस पुस्तक का जो नाम है भवानी मंदिर, इस पुस्तक का क्या कार्य रहा उस क्रांतिकारी आंदोलन में, क्या इसका रोल रहता है इस भवानी मंदिर नामक पुस्तक का? तो इस पुस्तक का यह रोल रहता है कि इस भवानी मंदिर नामक पुस्तक में जो है क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने की विस्तृत जानकारी थी। इस पुस्तक में क्या था? जो भी क्रांतिकारी कार्य होते थे तो उनको किस प्रकार से संगठित किया जाएगा, उसकी विस्तृत जानकारी किसमें मिलती है हमको? भवानी मंदिर में। इसके अलावा बंगाल में 2 प्रकार की पत्रिकाएं आती थी उस समय, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है विरोधी विचारधाराएं जो होती थी उसमें होती थी उन पत्रिकाओं में। अब उन पत्रिकाओं के नाम क्या थे? उन पत्रिकाओं के नाम थे युगांतर एवं संध्या। ठीक है। क्या नाम थे? युगांतर एवं संध्या। ठीक है। यहाँ तक लर्न हो गया आपको। आगे देखिए, एक इसके अलावा एक और पुस्तक थी, मुक्ति कौन पाथे, मुक्ति किस मार्ग से। अब इस पुस्तक में क्या था? इस पुस्तक में था कि सैनिकों से भारतीय क्रांतिकारियों को हथियार देने का आग्रह किया गया। इस पुस्तक के अंदर जो है हमें पता चलता है। ठीक है। तो पहला पॉइंट, पीसी मिश्रा द्वारा अनुशीलन समिति का गठन, उद्देश्य स्वराज्य की प्राप्ति, वारिंद्र कुमार घोष, उनके द्वारा भवानी मंदिर नामक पुस्तक लिखी गई। क्या कार्य था? क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने की जानकारी थी उसमें। इसके अलावा हमें क्या पढ़ने को मिलता है? युगांतर एवं संध्या नामक की पत्रिकाएं हमें मिलती हैं, जिसमें हमें अंग्रेजी विरोधी विचारधाराएं मिलती हैं। इसके अलावा मुक्ति कौन पाथे, सैनिकों से भारतीय क्रांतिकारियों को हथियार देने का आग्रह किया गया। ये हमने पढ़ा बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है। अब इसके अलावा जो है हम थोड़ा किसान आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं, और किसान आंदोलन को जो है थोड़ा इसके बारे में जानते हैं कि किसान आंदोलन क्या था, क्या किस कारण से जो है किसानों ने आंदोलन किया, कैसी स्थिति रही उस समय, किसानों के द्वारा आंदोलन क्यों किए जा रहे थे। अब देखो, किसान ऐसा वर्ग है जो इतना लंबा टाइम पीरियड हो गया है, उस पास्ट टाइम से लेके प्रेजेंट टाइम तक जो है हम किसानों की स्थिति क्या देख रहे हैं? दयनीय देख रहे हैं। आज भी हमें किसानों की स्थिति दयनीय देखने को मिलती है। उस समय अंग्रेजी शासन था, वर्तमान में अंग्रेजी शासन नहीं है, फिर भी किसानों की स्थिति दयनीय देखने को मिलती है। आपको पता है, आप वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में हम किसानों की स्थिति देखते हैं तो जो किसान हमें किस प्रकार के दिखते हैं? किसान देखते हैं हमें गरीब दिख रहे हैं, अकाल पड़ रहा है जिसके कारण से उनके प्रॉपर जो है उनकी फसलें नहीं हो रही है, उनको पर्याप्त मात्रा में उनके फसलों का जो है उत्पादन का पर्याप्त मात्रा में जो उनको पैसा जो मिलता है वो सही तरीके से नहीं मिल रहा है, पूरा पैसा नहीं मिल रहा है उनको। बीच में करदाताओं द्वारा उनको जो है बीच में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो उनको प्रॉपर जो है उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो वर्तमान में अगर हमें इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है तो जाहिर सी बात है कि अंग्रेज़ों के टाइम पीरियड में उनको किस प्रकार की जो है कंडीशन रही होगी। तो अंग्रेज़ों के द्वारा जो है उस समय अंग्रेज़ों के द्वारा किसानों पर क्या क्या अत्याचार किए जा रहे थे। तो किसानों के एक तो ऐसी स्थिति थी कि उनकी फसलें ठीक से उपज उनकी जो है अच्छी मात्रा में नहीं हो रही है, उनको वो उस समय जो आज की मात्रा में आज की टाइम पीरियड में जो हमें देखने को मिलता है, उस समय भी हमें इसी तरह की चीज़ें देखने को मिलती थी कि उनको जो है फसलों का अकाल की चीज़ें और फसलें प्राप्त मात्रा में नहीं हो रही, उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है। ठीक है। तो उस समय जब ऐसी कंडीशन थी उस समय भी, लेकिन उनका जो गवर्नमेंट के द्वारा क्या भार बढ़ रहा था, अंग्रेज़ों द्वारा, अंग्रेजी गवर्नमेंट के द्वारा, कि उनसे जो है टैक्स लिया जा रहा था।
और जब टैक्स लिया जा रहा था तो ऑलरेडी उनके पास में इतना धन नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि वह अपनी जो है अपना खुद का जो है अपना लालन पालन कर सके, पालन पोषण कर सके, तो वो किस प्रकार से जो है कर पे करेगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन रही और इस प्रकार से ऐसी स्थितियाँ बन गई कि बीच में कुछ साहूकार जो व्यापारी होते थे उनके द्वारा भी जो है किसानों को जो है क्या किया जाता था, उसको उनके द्वारा जो है उनका फ़ायदा उठाया जा रहा था। ठीक है, तो ऐसे वर्ग भी रहे, ज़मींदारी वर्ग, साहूकार, व्यापारी, ये किसानों को और जो है बीच में जो है उनका फ़ायदा उठाए जा रहे थे। तो इस प्रकार से ऐसी स्थितियाँ और परिस्थितियाँ हो गई जिसके कारण से किसान आंदोलन जो है उपजा जाने लगा। अब हम किसान आंदोलन में यह पढ़ेंगे कि किन किन क्षेत्रों में किन किन कारणों से इन लोगों ने जो है किसानों के द्वारा जो है आंदोलन किया गया। तो आज के लिए तो हम इतना ही पढ़ेंगे। कल की क्लास में हर एक क्षेत्र के बारे में हम किसान आंदोलन को जो है कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।